नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं प्राइम टाइम शो अपना बिहार। मैं हूं आपके साथ जया मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और सबसे पहले बात सियासत की होगी। देखिए, चुनाव से पहले आधी आबादी को साधने के लिए कांग्रेस काफी मेहनत कर रही है। माई बहन मान योजना के बाद अब कांग्रेस ने महिलाओं को सैनिटरी नैपकिन बांटने की पहल की, पर कांग्रेस की ये पहल विवादों में घिर गई है। वजह क्या है, आपको इस रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं। इस तस्वीर को जरा ध्यान से देखिए। बिहार कांग्रेस के अध्यक्ष राजेश राम हाथ में एक पिंक पैकेट लेकर बैठे हैं। ये पिंक पैकेट सैनिटरी पैड का है। कांग्रेस ऐसे ही पैकेट बिहार की 5 लाख महिलाओं को बांटने वाली है, जिस पर बवाल मचा हुआ है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर इसमें बवाल वाली क्या बात है। अब इस तस्वीर को जरा पास से देखिए। इसकी पैकेजिंग पर जो तस्वीर है, बवाल उसी को लेकर है। महिलाओं को बांटने वाली सैनिटरी पैड की पैकेजिंग पर कांग्रेस ने राहुल गांधी की तस्वीर लगा ली है। बिहार सरकार की ओर से बिहार के बच्चियों के लिए सैनिटरी नैपकिन का वितरण किया जाता है, लेकिन उस पर किसी राजनेता का, मुख्यमंत्री जी का तस्वीर नहीं होता है। ये कांग्रेस पार्टी लगता है कि संपूर्ण दिवालियापन की शिकार हो गई है। इससे घिनौना कुछ हो सकता है? मैं शर्मनाक नहीं कहूंगा, ये घिनौनी हरकत है और ये जानबूझ के की हुई हरकत है। जरा सारे कांग्रेसियों से पूछ लीजिए, इस सैनिटरी पैड को जिसमें राहुल गांधी का चेहरा राजकुमारों की तरह चमक रहा है, अपने घर में जाके देंगे? और ये चले हैं बिहार में महिलाओं को बांटने। बिहार की महिलाएं गरीब हो सकती हैं, उनका स्वाभिमान नहीं मरा है। बवाल बढ़ा तो महिला कांग्रेस अध्यक्ष अलका लांबा ने डैमेज कंट्रोल की कोशिश की और कहा कि ये काम सरकार को करना चाहिए था। सरकार नहीं कर पाई, वो महिला कांग्रेस ने कैसे कर दिखाया। अरे जितने भी विधायक चुनाव लड़ेंगे, हमने उनको कहा है ये काम महिलाओं का ही नहीं है, ये काम आधी आबादी का साथ देना, उन्हें नर्क की जिंदगी बीमारी से निकालना, कपड़ा मुक्त करके पैड पे लाना, ये आपकी भी आधी आबादी की सब जिम्मेदारी है। अपील की है, हमारे जितने विधायक हैं तैयार हो गए हैं कि ये भी एक प्रचार का अच्छा जरिया है। शायद अलका लांबा को जानकारी नहीं है कि नीतीश सरकार ने 2015 में ही स्कूल में छात्राओं को सैनिटरी नैपकिन बांटने की योजना शुरू कर दी थी। वो छात्राएं अब वोटर भी बन चुकी हैं। बहरहाल, जिस अभियान के जरिए कांग्रेस महिलाओं का मन जीतने की जुगत में थी, एनडीए ने उसे ही महिलाओं का अपमान बता दिया और कांग्रेस एक बार फिर अपने ही अभियान को लेकर घिर गई। सैनिटरी पैड को लेकर शुरू हुआ विवाद आगे क्या मोड़ लेता है, ये देखना दिलचस्प होगा। पटना से संवाददाता संजय कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। बिहार में राहुल गांधी की तस्वीर वाले सैनिटरी पैड बांटने के कांग्रेस के ऐलान पर सियासत गर्म है। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता अजय आलोक ने इसे घिनौना बता दिया। सत्ता पक्ष के आरोप कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष अलका लांबा ने इस पर बयान दिया और उन्होंने कहा कि सत्ता पक्ष राहुल गांधी के नाम पर मुद्दों से भटकाने की कोशिश में है। नाकामी को छुपाने के लिए राहुल गांधी की तस्वीर को मुद्दा बनाया जा रहा है। श्रीमान राहुल गांधी जी, आप तो विज्ञापन स्टार बन गए हैं। सैनिटरी पैड का विज्ञापन करेंगे आप? कुछ और भी कर लीजिए, राजनीति छोड़ दीजिए। बेहूदगी की इससे बड़ी इंतहा नहीं हो सकती है। शर्मनाक नहीं कहूंगा, घिनौना है ये, जानबूझ के किया है आपने। और ऐसे ऐसे लोग हमारे देश के प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं और लोग उनका समर्थन भी करते हैं। अब ताली बजाओ, कहते हैं कि पप्पू हम क्यों बुलाते हैं। इससे बड़ी पप्पूगिरी आप लोगों ने देखी है? राजनीतिक न्याय और सामाजिक न्याय की बात की और पहला नारा आर्थिक न्याय था। हमने आर्थिक न्याय के तहत काम दी, मशीन दिया, कमाई दी, प्रशिक्षण दिया और अब हम उनकी जिंदगियां बदल रहे हैं। बौखलाइए मत भाजपा और उनके नेता जो विवाद कर रहे हैं, उन्हें बोलिए मुद्दे पर आइए कि आज भी बिहार 21वीं सदी में आधुनिक भारत में कपड़ा इस्तेमाल कर रही है, उसे धोती है, उसे फिर इस्तेमाल करने की बीमारी हो रही है। मुद्दा असल ये है, मुद्दे से भटकाने के लिए, अपनी विफलता, अपनी नाकामी को छुपाने के लिए राहुल जी के नाम पर विवाद आ जाता है। ये तो हमेशा से भाजपाइयों की, और आज हम देख रहे हैं जेडीयू की भी यहाँ पर एनडीए की जो सरकार, उसका बन चुका है कि राहुल जी पर मुद्दा ले आइए और मुद्दे से भटका दीजिए। और वहीं बिहार कांग्रेस 5 लाख महिलाओं को सैनिटरी पैड बांट रही है। सैनिटरी पैड की पैकेजिंग पर राहुल गांधी की तस्वीर को लेकर एनडीए हमलावर है। कांग्रेस के अंदर देखिए, इसको लेकर खलबली भी मची हुई है। इधर कांग्रेस ने सदाकत आश्रम में एक विज्ञापन को दिखाते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भारतीय जन औषधि योजना के तहत पैड के विज्ञापन में पीएम मोदी की तस्वीर लगाई गई। हालांकि इसमें पीएम की तस्वीर सैनिटरी पैड के पैकेट पर नहीं है।
कांग्रेस नेताओं ने विज्ञापन दिखाते हुए एनडीए पर हमला किया है। और वहीं कांग्रेस कार्यालय में जिला अध्यक्षों की महत्वपूर्ण बैठक हुई, जिसमें कांग्रेस की तरफ से 5 लाख महिलाओं को सैनिटरी पैड बांटने की बात कही गई। साथ ही सैनिटरी पैड्स के पैकेट पर राहुल गांधी की तस्वीर होगी। कांग्रेस ने नारी न्याय महिला सम्मान का स्लोगन भी दिया, लेकिन पटना की महिलाओं ने साफ तौर पर कहा कि सैनिटरी पैड बांटने से महिलाओं का सम्मान नहीं होता, ये सिर्फ एक प्रचार का जरिया है। अगर वाकई महिलाओं को सम्मान देना है तो उनकी सुरक्षा पर आपको ध्यान देना होगा। ज्यादा जानकारी इस पर संवाददाता विनीता मिश्रा दे रही हैं, आपको दिखाते हैं। चुनावी साल में तमाम पार्टियों की तरफ से पूरी तैयारी की जा रही है। कांग्रेस कार्यालय में आज जिला अध्यक्षों की महत्वपूर्ण बैठक हुई और इस बैठक में एक महत्वपूर्ण फैसला लिया गया। 5 लाख सैनिटरी पैड बिहार की महिलाओं को बांटे जाएंगे। इस फैसले पर महिलाओं की क्या राय है? हमारे साथ कुछ महिला हैं, क्योंकि जिस तरीके से चुनावी साल में कांग्रेस की तरफ से नारी न्याय महिला सम्मान का स्लोगन देकर ये सैनिटरी पैड बांटने की जो योजना है वो बनाई गई है, इन महिलाओं को क्या लगता है? ये तो समस्या का समाधान नहीं है। जिस तरह से युवा आजकल का पीढ़ी इतना बेरोजगार हो रहा है, उनको नौकरी दे, रोजगार दे, बिहार के लिए तो यही उत्तम होगा। वो पैड बांटने से तो हम नहीं सोचते मेरे तरफ से कि कोई समाधान है समस्या का। महिला एक बहुत बड़ा वोट बैंक है बिहार में, बहुत महिलाओं का वोट चाहिए लोगों को, और जिस तरह के लोगों को वो पैड बांटने जा रहे हैं वो वैसी महिलाएं हैं जिनके लिए पैड मिलना बहुत बड़ी बात हो जाती है। जिनको पैड मिल गया तो हमें बहुत कुछ मिल गया, उनके लिए फ्रीबीज जैसा कुछ है। तो ये बहुत गलत तरीका है कि आप पैड पे फ़ोटो लगा के, वो उनका स्ट्रैटेजी है, ये हम सब जानते हैं, लेकिन पैड देने से हर सॉल्यूशन नहीं होता है। और पैड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डिग्निटी से। पैड से आप क्या सिग्निफाई करते हैं? डिग्निटी। बट डिग्निटी ऐसे नहीं मिलती कि आपने पैड बांट दिया और हम महिलाओं को डिग्निटी मिल गई। हमें डिग्निटी तब मिलेगी जब बेटर अपॉर्चुनिटी होगी, बेटर वर्क एनवायरनमेंट होगा और उसके साथ बेटर लाइफस्टाइल होगा हमारा। जो महिला शक्ति है उनके स्वर साफ तौर पर निकल रहे हैं। साफ तौर पर कहना है पैड सॉल्यूशन नहीं है। अगर वाकई आप नारी का सम्मान करते हैं तो आप उनके लिए कुछ उचित कीजिए, उनकी रक्षा कीजिए, उनकी सुरक्षा कीजिए, ना कि उन्हें पैड देकर चुनावी जो अपना बिगुल आप बजा रही हैं उस तरीके से आप अपनी तैयारी जो कर रहे हैं वैसा कुछ ना करें। महिला वोट बैंक नहीं है। विनीता मिश्रा, न्यूज़ 18 पटना। तो देखिए, 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। एक अभियान कांग्रेस ने शुरू किया महिलाओं के लिए और वो विवादों में घिर गया। दरअसल सैनिटरी पैड के पैकेट पर राहुल गांधी की तस्वीर दिख रही है। हालांकि प्रियंका गांधी की भी आप तस्वीर देख रहे हैं, लेकिन जिस वक्त इस अभियान को लॉन्च किया गया उस वक्त पैकेट पर राहुल गांधी की तस्वीर दिखी और उसी से लोगों को दिक्कत होनी शुरू हो गई कि जब आप महिलाओं के लिए सैनिटरी नैपकिन बांट रहे हैं तो फिर राहुल गांधी की तस्वीर का क्या काम है उस पर। एनडीए की तरफ से इस मुद्दे को उठाया गया है। एनडीए की तरफ से लगातार सवाल भी पूछे जा रहे हैं कांग्रेस से कि आखिर कांग्रेस ने महिलाओं का अपमान क्यों किया है, क्या ये महिलाओं का अपमान नहीं है? कांग्रेस इसका जवाब दे। और वहीं एनडीए में शामिल चिराग पासवान, उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी ने यह साफ कर दिया है कि नीतीश कुमार के अलावा सीएम पद के लिए किसी के नाम की कोई चर्चा नहीं। बीजेपी और जेडीयू के नेता तो पहले से ही कहते रहे हैं, मतलब नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं और एनडीए की जीत हुई तो नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री होंगे। आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। चिराग पासवान का मुख्यमंत्री उम्मीदवार कौन? नीतीश कुमार। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के पास ही है। जीतन राम मांझी का मुख्यमंत्री उम्मीदवार कौन? नीतीश कुमार। नीतीश कुमार अच्छा से सरकार चला रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा के सीएम उम्मीदवार कौन? नीतीश कुमार। और सरकार बनेगी फिर से नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में। सम्राट चौधरी, अमित शाह और नरेंद्र मोदी का मुख्यमंत्री उम्मीदवार कौन? नीतीश कुमार।
यानी अब इस बात पर कोई कंफ्यूजन नहीं है कि एनडीए अगर सत्ता में आता है तो नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री होंगे। कि वो अनुभव आज की तारीख में बिहार को आगे लेके जाने का वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के पास ही है। अभी नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में यह चुनाव होगा और सरकार बनेगी फिर से नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में। नीतीश कुमार अच्छा से सरकार चला रहे हैं, वहाँ पर कोई वैकेंसी ही नहीं है कि कोई जाके आजमावे। एनडीए के नेता नीतीश के नाम पर बार बार एक सुर में सहमति जाहिर कर रहे हैं, पर सवाल विपक्ष खड़े करने से बाज नहीं आ रहा। नीतीश जी से आम लोगों को मिलने नहीं दिया जाता है, पत्रकारों से मिलने नहीं दिया जाता। हाल के दिनों में विपक्ष की ओर से बार बार ये बताने की कोशिश हुई कि एनडीए में सब कुछ ठीक नहीं है, लेकिन बीजेपी और जेडीयू के बाद चिराग, कुशवाहा और मांझी के बयानों ने सब कुछ साफ कर दिया है। पटना से संवाददाता विनीता मिश्रा और रजनीश कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और अब बात ओवैसी की पार्टी की होगी। देखिए, ओवैसी की पार्टी ने राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव को पत्र लिखकर एआईएमआईएम को महागठबंधन में शामिल करने की इच्छा जताई थी, लेकिन आरजेडी नेताओं की प्रतिक्रियाएं बताती है कि वो चाहते हैं कि ओवैसी बिहार चुनाव से बाहर हट जाएं। आपको ये पूरी रिपोर्ट दिखाते हैं। 6 पार्टियों वाले महागठबंधन में सीट बंटवारे पर माथापच्ची जारी है। इसी बीच एक और पार्टी महागठबंधन में शामिल होने के लिए तैयार है। ये पार्टी है असदुद्दीन ओवैसी की एआईएमआईएम। ओवैसी की पार्टी लालू प्रसाद, तेजस्वी यादव और राहुल गांधी के साथ मिलकर बिहार में चुनाव लड़ना चाहती है। अब हमने खुले मन से, खुले दिल से आपके सामने रखा है कि एमआईएम को भी गठबंधन में शामिल किया जाए। एआईएमआईएम की ओर से आरजेडी अध्यक्ष लालू यादव को पत्र भेजा गया है। इसमें लिखा है, सेक्युलर वोटों को बंटने से रोकने के लिए एआईएमआईएम का महागठबंधन में शामिल होना जरूरी है। इसमें यह भी जिक्र है कि 2020 के विधानसभा चुनाव और 2024 के लोकसभा चुनाव में भी एआईएमआईएम ने गठबंधन में रुचि दिखाई थी, लेकिन बात नहीं बन सकी। ओवैसी की तरफ से एक बार फिर पहल हुई है और फैसला लालू यादव को लेना है। वो तो कई तरह से समर्थन कर सकते, कोई जरूरी है कि लड़के के समर्थन करें। ओवैसी की पार्टी लालू प्रसाद की पार्टी के साथ मिलकर महागठबंधन के बैनर तले चुनाव लड़ना चाहती है ताकि सेक्युलर वोटों का बिखराव ना हो, लेकिन आरजेडी नेता चाहते हैं कि एआईएमआईएम बिहार में चुनाव ही न लड़े। शक्ति यादव के बाद आरजेडी सांसद मनोज झा का बयान भी कुछ इसी ओर इशारा कर रहा है। जब अगर आप सचमुच भाजपा की नफरत की राजनीति को शिकस्त देना चाहते हैं तो एक बेहतर विकल्प है कि चुनाव से अलग कर लें। बिहार में मुस्लिम आबादी 17.7% है, जो किसी भी पार्टी का खेल बनाने और बिगाड़ने की ताकत रखती है। 70 के दशक से मुस्लिम वोटर आरजेडी के साथ रहा है, लेकिन 2020 के विधानसभा चुनाव में मुस्लिम समुदाय के वोटिंग पैटर्न में बड़ा फर्क दिखा। ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम ने मुस्लिम बहुल सीमांचल में 5 सीटों पर जीत और 3 सीटों पर दूसरा स्थान हासिल कर अपनी धमक दिखाई थी, जिससे आरजेडी को नुकसान हुआ था। बावजूद इसके आरजेडी नेताओं के बयान से लगता है कि वो मुस्लिम वोटों में हिस्सेदार नहीं चाहते। न्यूज़ 18 के लिए पटना से अमित कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और वहीं नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने वक्फ बिल को फाड़कर कूड़ेदान में फेंकने की बात कही थी। तेजस्वी के बयान पर प्रशांत किशोर ने रिएक्ट किया है। उन्होंने हमला किया, आरोप लगाया कि तेजस्वी सिर्फ वोट के लिए मुसलमानों को डराते और बरगलाते हैं। वक्फ संशोधन कानून, किसी ने इस कानून को ऐतिहासिक कहा, कोई मुसलमानों की हकमारी का आरोप लगा रहा है। तर्क वितर्क के बीच इस कानून को संसद में पारित कर दिया गया। अब ये संविधान का हिस्सा है जिसे तेजस्वी यादव फाड़कर फेंकने की बात कर रहे हैं। तेजस्वी के बयान को पीके ने बरगलाने वाला जुमला बताया और कहा कि वो जनता को बेवकूफ बनाकर मुसलमानों को डराकर वोट बटोरना चाहते हैं। अपना चेहरा चमकाने के लिए उनके खर्चे, उनकी ताकत के लोग जुटे, उसमें यार भाई साहब खड़ा होकर बाहुबली बन रहे हैं कि मैं आऊंगा तो फाड़ दूंगा। भाई तुम एक दिन दिल्ली गए, तुम्हारे विधायकों ने एक दिन मार्च किया, एक दिन तुम लोग धरने पर उपवास पर बैठे। पंजाब के किसानों ने तो 1 साल दिल्ली को घेरा हुआ था। पीके का कहना है कि कानून को फाड़ने से कानून समाप्त नहीं होता, इससे सिर्फ भीड़ को बरगलाया जा सकता है। पीके के आरोप पर
सियासत तेज हो गई है। तेजस्वी यादव हो, प्रशांत किशोर या और जो भी लोग हैं, उन्हें अब ये समझ लेना चाहिए कि मुस्लिम समाज वोट से पहले सवाल करता है और जवाब मांगता है। झूठी हमदर्दी नहीं, हक चाहिए और एनडीए की सरकार सामाजिक न्याय के आधार पर वो हक मुसलमानों को दे रही है। प्रशांत जी की जो राजनीति है, वो राजनीति शुरू से ही जो कर रहे हैं वो टीपा की ही राजनीति कर रहे हैं। वो दूसरे के कंधों पर रख के गोली चलाने का काम करते हैं, कभी अपनी सीधी बातें नहीं करना चाहते हैं। आप भारतीय जनता पार्टी की बी टीम हैं और आपके संबंध में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने भी स्वीकार कर लिया है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी की राजनीति को आप आधार आकार देने के लिए किस तरह का वक्तव्य देते हैं, किस तरह की बातें करते हैं, ये बताने की आवश्यकता नहीं है। आज जो है प्रशांत किशोर जी कह रहे हैं, जबकि वो तो बड़ी बड़ी कंपनी बना करके और आर्थिक और इक्तिसादी जो है घपला करने में माहिर माने जाते हैं। आज वो लोग बात कर रहे हैं और माननीय तेजस्वी जी जो है वो बात कर रहे हैं कि हम जो है आंदोलन करेंगे। कौन सा आंदोलन इन लोगों ने खड़ा किया और आंदोलनकारी के साथ खड़े रहे? ये लोग तो आंदोलन से भागने वाले लोग हैं। वक्फ कानून के बहाने तेजस्वी अपने मुसलमान वोट बैंक को और मजबूत करने की कोशिश में हैं और अब पीके ने उसी कानून के नाम पर लोगों को बरगलाने का आरोप तेजस्वी पर लगा दिया है, जिसने एक नई सियासी बहस छेड़ दी है। न्यूज 18 के लिए पटना से संवाददाता शैलेंद्र की रिपोर्ट। और अब कुदरत की कहर की बात होगी। देखिए, सहरसा में कोसी नदी अपने रौद्र रूप पर है। कटाव की वजह से लोगों के घर गंगा नदी में समा रहे हैं। नदी के मुहाने पर बसे लोग खुद अपना आशियाना उजाड़ने को मजबूर हैं। आपको ये पूरी रिपोर्ट दिखाते हैं। सहरसा में कोसी नदी का कटाव काफी विकराल रूप ले चुका है। अब तक दर्जनों घर कोसी नदी में समा चुके हैं। तस्वीरें सिमरी बख्तियारपुर प्रखंड के घोकसम गांव की है, जहां कोसी नदी का कटाव लगातार जारी है। 3 दर्जन से ज्यादा घर कोसी नदी में विलीन हो चुके हैं। करीब 4 से 5 दर्जन घर अभी भी कोसी नदी के मुहाने पर खड़ा है, जिसे कभी भी कोसी लील सकती है। कटाव से डरे लोग खुद ही अपने हाथों से अपना आशियाना उजाड़ने को मजबूर हैं, लेकिन जल संसाधन विभाग के अधिकारी अपनी जिम्मेवारी से भागते नजर आ रहे हैं। जल संसाधन विभाग के एसडीओ से जब इसे लेकर सवाल पूछा गया तो उनका साफ कहना था कि उनकी जिम्मेदारी तटबंध की सुरक्षा को लेकर है, न कि किसी के घर को कोसी में विलीन होने से बचाना। जवाब क्या हम देंगे? हमारे तटबंध का चीज नहीं है ना। कहाँ थे हम? ड्यूटी में थे। सैकड़ों घर कट गया है। कहाँ थे आप लोग? सैकड़ों घर के लिए हम नहीं है यार। आपका नाम क्या है? बोले ना, नाम क्या आपका? क्या आदेश आपका नाम क्या है? नाम से क्या? कौन जिम्मेवार है? घर का जिम्मेवार नहीं है। संबंधित विभाग के पदाधिकारी हैं। वो मेरे विभाग में नहीं है, ये जान लीजिए। मेरा तटबंध है, तटबंध का चीज हम देखते हैं। कटाव के कारण लोग अपने घरों से बेघर हो रहे हैं। वहीं विभागीय अधिकारी अपनी जिम्मेदारी से कन्नी काटते नजर आ रहे हैं। ऐसे में सवाल ये कि फ्लड फाइटिंग का कटाव रोकने की जिम्मेदारी किसकी है? दरअसल सहरसा में कोसी नदी के कटाव से हर साल बाढ़ और कटाव का खतरा बना रहता है, जिससे लोगों को जान माल का नुकसान होता है और फसलों को भी भारी नुकसान पहुँचता है। न्यूज 18 के लिए सहरसा से कुमार अभिनव की रिपोर्ट। और अब खबर पटना से, जहां पटना में आरजेडी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक खत्म हो चुकी है। लगभग 1.5 घंटे तक ये बैठक चली, जिसकी अध्यक्षता लालू प्रसाद यादव ने की। बैठक के बाद मीडिया से बात करते हुए आरजेडी के मुख्य प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव ने बताया कि बैठक में राजनीतिक प्रस्ताव, विदेशी, सामाजिक, आर्थिक प्रस्ताव पेश किए गए हैं। चर्चा के बाद सभी प्रस्ताव सर्वसम्मति से पास भी किए गए। अब इन सभी प्रस्ताव को कल पार्टी की तरफ से बुलाई गई राष्ट्रीय परिषद और खुला अधिवेशन में भी लाया जाएगा, जिसके बाद सभी प्रस्ताव पर एक बार फिर से चर्चा की जाएगी। चर्चा के बाद उसे स्वीकार किया जाएगा। इस दौरान शक्ति यादव ने आरोप लगाया कि निर्वाचन आयोग बीजेपी की संस्था बन चुकी है। निर्वाचन आयोग लोगों का नाम काटना चाहती है, जिसे हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। और विदेश नीति से संबंधित प्रस्तावों को प्रस्तुत किया गया। इन प्रस्तावों को कल के राष्ट्रीय परिषद में भी रखे जाए। संगठन को सशक्त, मजबूत, जन सरोकार का,
आम आदमी का संगठन राष्ट्रीय जनता दल बने, इस संकल्प के लिए चुनाव आयोग को लेकर भी कोई चुनाव आयोग इस देश में अब चुनाव आयोग नहीं है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया नमो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में तब्दील हो गया है। गृह मंत्रालय के आदेश का इंतजार करता है। फॉर द पीपुल, बाय द पीपुल, ऑफ द पीपुल के कंसेप्ट को पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी समाप्त कर करके फॉर द इलेक्शन कमीशन, वाई द इलेक्शन कमीशन, ऑफ द इलेक्शन कमीशन स्थापित करना चाहती है। और वहीं लालू प्रसाद ने निर्वाचन आयोग के वोटर पुनर्निरीक्षण पर बड़ा सवाल खड़ा किया। लालू प्रसाद ने कहा कि मतदाताओं का अधिकार छीनने का काम हो रहा है, साजिश हो रही है। लालू प्रसाद के इस पोस्ट पर सियासत गर्मा गई है। निराशा भरा है, निराशा भरा है। जनता के बीच जो राजद अपना जनाधार खो रहा है, उसमें साख बचाने की कोशिश में उठाया गया एक कदम है। चुनाव आयोग निश्चित रूप से निष्पक्ष चुनाव, पारदर्शी चुनाव कराने के लिए काम कर रहा है, ताकि फर्जी वोटर वोट डाल नहीं पाए और जो सही मायने में वोटर हैं उनका वोट छूटे नहीं। इस कदम का स्वागत करना चाहिए। दरअसल इस तरह का गैर जिम्मेदाराना और भ्रमित करने वाला बयान देना ही लालू परिवार का पूरे के पूरे राजद का काम रह गया है। लेकिन हमारे विपक्ष के साथी जिस तरह से हाय तौबा मचा रहे हैं, लालू प्रसाद यादव जी पोस्ट कर रहे हैं, पप्पू यादव जी बयान दे रहे हैं, तेजस्वी यादव जी भी झंडा उठाए हुए हैं, इससे यही लगता है कि महागठबंधन के साथियों को अपनी हार पहले ही सामने दिखाई पड़ रही है। तो उनकी स्थिति एक ऐसे ही विद्यार्थी की तरह है जो परीक्षा से पहले पढ़ता नहीं है और परीक्षा देने से पहले ही फेल होने के डर से अलग अलग बहाने बनाता है। जो कहीं ना कहीं गरीबी, मुफलिसी और फटेहाली में ज़िंदगी जी रहे हैं, उनको डॉक्यूमेंट्स कहाँ से उपलब्ध होंगे, इस पर गंभीरता सरकार दिखाए। इस पर चुनाव आयोग गंभीर हो और चुनाव आयोग को इस मामले में सकारात्मक दृष्टि के साथ गहन पुनरीक्षण के कार्य को चुनाव होने तक रोक देने का कार्य करे। जिस तरह से इलेक्शन कमीशन का 25 दिन में एक मैराथन टास्क पूरा करने का जो काम शुरू हुआ, उससे बिहार वासियों को एक डर सता रहा है कि उनको मताधिकार का जो अधिकार है वो छीन लिया जाएगा। और ये वाकई 25 दिनों में काम बिल्कुल असंभव है। मोदी सरकार देश में पहले भी एक बार नोटबंदी लाई, उसके बाद देशबंदी लाई और अब वोटबंदी के जरिए बिहार की जनता को ठगना चाह रही है। और चलिए आगे बढ़ते हुए इस वक्त की बड़ी खबर आपके सामने रखते हैं। मतदाता सूची समीक्षा पर चुनाव आयोग का बयान सामने आ चुका है। बिहार में 1.5 करोड़ घरों में बीएलओ की पहली यात्रा पूरी हो चुकी है, ये जानकारी साझा की गई है। 87% गणना पत्र वितरित भी हो चुके हैं। बीएलओ की ओर से हर घर में 3 बार जाने की योजना है और इसीलिए ये आंकड़े और भी बढ़ सकते हैं। चुनाव आयोग की तरफ से इसकी जानकारी दी गई। अंतिम मतदाता सूची 30 सितंबर 2025 को चुनाव आयोग की तरफ से प्रकाशित होगी, इसकी जानकारी दी गई है। क्योंकि देखिए पहली यात्रा पूरी हुई है, लेकिन एक ही घर में 3 बार जाके कंफर्म करना है, सत्यापन करना है और ऐसे में आंकड़े बढ़ सकते हैं। और 30 सितंबर 2025 को मतदाता सूची प्रकाशित की जाएगी।